अब मुझे बताएं, अगर हम 30 से 2 हिस्से निकाल ले तो कितने होंगे? वो 20 होंगे। यानी 20 इसमें मेन है और 10 इसमें वेमेन है। सो अगर हम यहाँ पर वेमेन का परसेंटेज निकालते, सर वुमेन का परसेंटेज कैसे निकालते? 10 करते डिवाइडेड बाई 30 एंड मल्टीप्लाई विथ 100। सो हमारे पास 33.33% आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेन का पूछा जा रहा है, तो देखिए सिंपल है। अगर 33.33% वेमेन है, सो 67.33% क्या हो जाएंगे? हमारे पास मेन हो जाएंगे। इस तरीके से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट प्रिपरेशन 2026 के पार्ट नंबर 1 को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। बेटा, हमने इस सीरीज का जो पार्ट 1 अपलोड किया था, उसमें मैंने आपके जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए थे कि हमने कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टॉपिक्स देखने हैं। सो आज से हम इंशाल्लाह अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। डेली एक वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें 15 से लेके 20 तक एमसीक्यूज हो सकते हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कोर्स में भी फ्रेश बना रहा हूँ। वैसे मैं 2 कोर्सेज ऑफर करता था और ये जो कोर्सेज थे ये आपको हार्ड फॉर्म में मिलते थे। यानी मेरी अपनी एक बुक है, मैंने वो बनाई है, वो मैं आपको बेचता होता था। एक की प्राइस कितनी थी? वो 5300 थी, जो हमने 42 रख दी है। और एक की प्राइस 3800 थी, जो हमने 3200 रख दी है। ये आप लोगों के लिए ऑफ है, इससे फ़ायदा उठाए अगर आपने लेना है। इसके अलावा मैं अभी एक और कोर्स बना रहा हूँ जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा। एमसीक्यू सही होंगे लेकिन मैं आपको पीडीएफ दूंगा और इसके जो मैं चार्जेस दूंगा वो 2200 होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं या फिर इन दोनों से जो है फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इस पर ऑफ लगाया है, साथ साथ आपको हार्ड बुक मिलेगा। सो आप इसमें से कोई भी अगर कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए एमसीक्यूज को डिस्कस। सबसे पहले अगर हम इस एमसीक्यूज को देख लें, मेस ऑफ अ बॉडी रिमेन्स। अब बाज लोग इसे मेस पढ़ते हैं, बाज लोग इसे मास पढ़ते हैं, जो मर्जी आप पढ़ ले, नो इशू। अब आप मुझे एक चीज़ बता दें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि ये मैंने एक शॉपर पकड़ा दिया, इस शॉपर के अंदर क्या है? चीनी है। इस चीनी का वेट कितना है? इसका जो वजन है वो कितना है? वो 1 किलोग्राम। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि ये जो चीनी है इसको उठा के घर ले दे। तो अब मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको चीनी लेके दी है, जब आप घर पहुंचेंगे तो क्या ये चीनी 1 केजी से 2 केजी हो जाएंगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये जो मैंने आपको चीनी दी है, ये जब आप घर लेके जाएंगे क्या ये हाफ केजी हो जाएंगी? नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे पास जो चीनी का वेट है, जो मेस है, वो सेम रहेगा। सो दैट्स वाई किसी भी बॉडी का जो मेस है वो हर जगह पर सेम रहेगा। या फिर अगर ऑप्शन में सेम ना दिया गया हो तो सेम के लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, जो इसका सिनोनिम है, वो कांस्टेंट है। सो ये दोनों यूज किए जा सकते हैं। सो इसमें से कोई भी जो है अगर ऑप्शन में दिया हो कांस्टेंट या फिर सेम, ये दोनों सही हो। एमसीक्यू नंबर 2 इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। तो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही चीज बताई थी कि फॉर्मूलाइज को लाजमी से याद किया करें, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं? जैसे हम डिनोट करते हैं पी से, और ये हमारे पास एम वी के बराबर है। एम मेस है और वी वेलोसिटी है। सो अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि मोमेंटम डिपेंड किस पर करता है, से मेस और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी को देख ले, ये बेसिकली ऐसे दिया होगा। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड, हाँ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो एक किस चीज का फॉर्मूला है? ये हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ऑप्शन सी पे देख ले, इस तरीके से दिया जाएगा एम जी एच, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और जो ऑप्शन डी है एम वी स्क्वेयर बाई आर, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है। एमसीक्यू नंबर 3 इज रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू। रॉकेट जो होता है वो मूव क्यों करता है? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स के पोर्शन में ये बताया था कि जो 3 लॉज ऑफ न्यूटन है इसको रट्टा कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं।
अब जो रॉकेट है ये मूव करता है ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक दुनिया में जितने भी एक्शंस है, मैं इसको सिंपल लिखूंगा ACT, इसके क्या होते हैं, अपोजिट इसके रिएक्शन होते हैं। अब ये बात तो आप मानते हैं। सो जैसे आप रॉकेट को स्टार्ट करते हैं, तो रॉकेट का जो नीचे वाला साइलेंसर होता है वो जमीन के ऊपर तर्ज लगाता है और ऊपर हवा की तरफ जाता है, यानी रॉकेट जमीन के ऊपर और जमीन रॉकेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसी तरीके से जो गन से हम फायर करते हैं वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है। तो ये आपने याद रखना। नंबर 4 इज लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। सो आपके सेलेस के टेस्ट में आप कह ले पाकिस्तान स्टडीज प्लस जनरल नॉलेज भी होता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ जनरल नॉलेज का कहा था क्योंकि जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडीज इंक्लूड है। अब लार्जेस्ट डैम जो पूरे वर्ल्ड में असल में वो तरबेला डैम है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डैम है। इसका एक जो पोर्शन है वो सवाबी में भी है। सो अगर आप गूगल करेंगे सो आपको इसका जो लोकेशन बताया जाएगा वो सवाबी बताया जाएगा, लेकिन बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर ये सवाबी नहीं है, सुने भी ना हो, लेकिन मेनली इसका जो सेक्शन है वो सवाबी में। मुझे व्हाट्सएप और मंगला डैम का इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन जो हब डैम है ये कराची में है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, ये जो 4 मैंने यहाँ पर डैम्स लिखे हुए हैं ना, इसको सिर्फ आप इतना पढ़ ले कि इसको किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। लाइक वर्सन डैम को किस रिवर पर बनाया गया, मैं वैसे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडस पर है तो ऐसे आप पढ़ ले, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने इन डैम्स के नेम देने, मंगला डैम, तरबेला डैम, वर्सक डैम एंड हब डैम। फिर नीचे लिखना है कि दीज डैम्स आर बिल्ट ऑन विच रिवर। सो आपके सामने आंसर्स आ जाएंगे। नंबर 5 इज नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है। अगर हम नेशनल एनिमल की बात करें तो वो मारहोर है। इसको हम सही से थोड़ा सा लिख लेते हैं, वो मारहोर है। इसी तरीके से जो नेशनल ट्री है वो देवदार है। जो नेशनल पोएट है वो अल्लामा इकबाल है। इस तरीके से जो नेशनल फ्लावर है वो जैस्मिन। इसके नंबर 6 इज बुक माय ब्रदर इज रिटन बाय। तो अगर हम बेनजीर भुट्टो से स्टार्ट ले, उसने अपनी जिंदगी पर एक बुक लिखी थी डॉटर ऑफ डिस्नी। में इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये बुक लिखी थी बेनजीर भुट्टो ने। अल्लामा इकबाल ने तो काफ़ी बुक्स लिखे, लेकिन इसमें एक फेमस से बांगे दरा। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया था, और जो माय ब्रदर बुक है इसको लिखा था फातिमा जना ने। अभी इसने लिखा था काजी आजम के पूरे बायोग्राफी के। इसके नंबर 7 इज पाकिस्तान वन वर्ल्ड कप इन विच ईयर। सो वर्ल्ड कप हर 5 साल के बाद होता है, जो बेसिकली ODI का वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। मैं T20 की बात नहीं कर रहा। से जीता था 1992 में इमरान खान की कैप्टनसी में। से कैप्टन भी याद होना चाहिए, इमरान खान। 2009 में इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके नंबर 8 है स्टूडेंट इज टू टीचर एज पेशेंट इज टू। अब यहाँ पर 2 रिलेशन समझाता हूँ, इसको समझ ले, बकाया MCQs आपको बहुत इजी लगेंगे। यहाँ पर इस रिलेशन को अगर आप देख ले तो ये रिलेशन सही है। स्टूडेंट का जो ताल्लुक है वो टीचर से, यानी टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और पेशेंट यानी जब कोई बंदा बीमार होता है सो ये तो या डॉक्टर के पास जाएगा या फिर नर्स के पास जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता स्टूडेंट इज टू डॉक्टर देन पेशेंट इज टू, सो बेटा फिर हमने रिलेशन को उल्टा करना था, क्योंकि हमें रिलेशन का पता इस फर्स्ट सीक्वेंस से लगता है। हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया स्टूडेंट और टीचर सही रिलेशन है। तो पेशेंट के साथ जो रिलेशन आता है वो नर्स या डॉक्टर का आता है। सेम लाइक दैट अगर लिखा होता है स्टूडेंट इज टू स्कूल देन पेशेंट इज टू हॉस्पिटल। से जो रिलेशन है इसको आपने समझने की कोशिश करनी। एमसीक्यू नंबर 9 इज शू इज टू फुट देन हेलमेट इज टू। सो सेम वही एमसीक्यू नंबर 8 की तरह है। शूज यानी जो जूते होते हैं उनको हम पहनते हैं पाँव में। सो हेलमेट को हम पहनते हैं हेड में। वैसे यहाँ पर अगर आप देख ले सो हेलमेट जो है इसे यूज किया जाता है स्पोर्ट्स कार के लिए भी और बाइक के लिए भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखिए मैंने पहले रिलेशन की बात की है, शू इज टू फुट देन हेलमेट इज टू। एमसीक्यू नंबर 10 इज बुक इज टू टाइटल एज मैन इज टू। सो बेटा फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक उठाई है और उस पर लिखा हुआ है बोटनी। तो जिस पर बोटनी लिखा गया है ना, बेसिकली इस बुक का क्या है, इसका टाइटल। सो जो मेन होता है, मेन को हम जानते हैं उसके नेम से, यानी बुक को हम जानेंगे किससे, टाइटल से, और मेन को हम जानेंगे नेम से। बच्चा बाज बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक इज टू टाइटल देन मैन इज टू सर, या फिर मैन इज टू फ्लैश यानी गोश्त से बना है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर बुक को हम टाइटल से जानते हैं सो मेन को हम उसके नेम से जानते हैं। देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मेन, द परसेंटेज ऑफ मेन। सो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना, डरने की जरूरत नहीं है, इसको सेक्शंस में डिवाइड किया करें। क्या कह रहे हैं कि एक बस है, उस बस में कितने पैसेंजर्स हैं, हमें 30 पैसेंजर्स दिए गए हैं। फिर 2/3 ऑफ देम, 2/3 ऑफ देम का मतलब ये है कि इन पैसेंजर्स में दो हिस्से, यानी टोटल कितने हिस्से, 3 हिस्से हैं। इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आदमी हैं, सो मेन की परसेंटेज क्या होगी, 2/3 ऑफ देम आर मेन। तो मुझे बताए अगर हम 30 से 2 हिस्से निकाल ले तो कितने होंगे, वो 20 होंगे, यानी 20 इसमें मेन है और 10 इसमें वेमेन है। सो अगर हम यहाँ पर वेमेन का परसेंटेज निकालते, सर वुमेन का परसेंटेज कैसे निकालते, 10 करते डिवाइडेड बाई 30 एंड मल्टीप्लाई विथ 100, सो हमारे पास 33.33% आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेन का पूछा जा रहा है, सो देखिए सिंपल है, अगर 33.33% वेमेन है सो 67.33% क्या हो जाएंगे, हमारे पास मेन हो जाएंगे। so, इस तरीके से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 12 इज शी इज कीन ब्लैंक लर्निंग न्यू थिंग्स। अब यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन चूज करना है, और बेटा जब भी कीन का वर्ड आएगा ना, तो इसके साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसके साथ फॉर यूज करें या फिर ऑफ यूज करें। लेकिन बेटा हमेशा बात याद रखिएगा कि जब भी कीन आएगा, सो कीन के साथ हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। कीन ऑन का मतलब ये तो दिलचस्पी लेना है, किसी चीज के लिए दिलचस्पी लेना। सो कीन फॉर, कीन ऑफ, ये गलती आपने नहीं करनी। नंबर 13 इज चूज द सिनोनिम ऑफ साइलेंट। सिनोनिम्स का मतलब होता है मुतरादिफ अल्फाज, यानी इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो सिमिलर वर्ड्स, यानी जिसकी मीनिंग मैच करती है। साइलेंट का मतलब होता है खामोश, तो यहाँ पर ये साइलेंट नहीं है, ठीक है, ये क्वाइट है, ठीक है। So quiet, calm and peaceful. These three are the synonyms for silent. Number 14 is he bought blank umbrella yesterday. So यहाँ पर आर्टिकल्स का किस्सा दोबारा कर लेते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास टोटल 3 है, जिसको हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसकी एक एग्जांपल है वो है द, और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें 2 आर्टिकल्स है, एक है एन और एक है आ। दा तब यूज करेंगे जब कोई चीज स्पेसिफिक हो, यूनिक हो, जिस तरीके से सन यूनिक है सो आगे दा लगाएंगे, अर्थ यूनिक है आगे दा लगाएंगे, मून यूनिक है आगे दा लगाएंगे। अब ए और एन कब यूज करेंगे, जब भी हमें कोई नाउन सिंगुलर दिया हो और काउंटेबल दिया हो, सो वहां पर हम ए और एन यूज करेंगे। ए तब यूज करेंगे कि जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, और एन तब यूज करेंगे जब कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो। वोवल्स कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, वो अम्ब्रेला है। आप अम्ब्रेला को काउंट कर सकते हैं, यस सर काउंट कर सकते हैं। सो अम्ब्रेला हमारा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। अब सर एन यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है, he bought an umbrella yesterday. Last MCQ is choose the correct spelling. अच्छा बच्चे कहते हैं कि सर स्पेलिंग तो मुझे आते हैं, लेकिन बेटा जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो बंदा प्रेशर में होता है, थोड़ा सा टेंशन में होता है, सो हम भूल जाते हैं स्पेलिंग को। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट का स्पेलिंग है, एंड यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रेस्टोरेंट। ठीक है, आप इसको ना अपने लिए आसान करें, रेस्टोरेंट। वैसे हम कहते हैं रेस्टोरेंट, वैसे नॉर्मल वर्ड ये है, लेकिन रेस्टोरेंट, ताकि आपको पता लगे कि टी के बाद ए भी है और यू भी है। तो बेटा लास्ट में वही कहूँगा, कोर्स बाय कर ले ताकि आपका टेस्ट आसानी से पास हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।